हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग एमपीपीएटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और ये हमारी जो है वो सीरीज़ है, जब जो पेपर सॉल्व की सीरीज़ है वो चल रही है यूट्यूब पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर मेरी क्लास को देख रहे होंगे और आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा कि पीईटी में पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आपने मेरी अभी तक की 2 क्लासेस देख चुके होंगे और देख के आपको लग गया होगा कि पीईटी में कोई ऐसे बड़े या फिर हार्ड या लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उनको लेंथी हम लोग बना देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि क्वेश्चन पढ़ के उनकी भाषा को समझना है और उनको आराम से बैठ के आंसर देना है। ठीक है ना। फिर हम लोग पहले बात कर चुके हैं, एग्जामिनर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है ना, नॉट करके आपको कंफ्यूज करेगा, या तो फिर जो भी आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो हम लोग बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल इस क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। ठीक है बच्चों, कल हम लोग इस क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है अगला, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज सिचुएटेड एट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहाँ है? ठीक है, तो बच्चों होता क्या है कि आईसीएआर आपने नाम सुना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीएआर। ठीक है ना। तो ये कौन है? आईसीएआर। इसके द्वारा ही हमारे देश में कई प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। ठीक है, वैसे कई प्रकार के इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, उनमें से एक इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूट है, अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जैसे ग्राउंड नट के लिए तो वो ग्राउंड नट के ऊपर रिसर्च करेगा, कपास के लिए तो वो कॉटन के ऊपर रिसर्च करेगा। तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि भैया ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर पानी की कमी है उन क्षेत्रों में खेती कैसे की जानी है, उन पर रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूट खोला गया है। हमारा देश विभिन्न डाइवर्सिटी है ना, हमारे देश में जरूरी नहीं कि हर जगह पर पानी एक समान उपलब्ध हो, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर बहुत कम, कहीं पर बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अलग अलग एरिया में खेती करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलग अलग फसलों का चुनाव करना पड़ेगा, अलग अलग संसाधनों का चुनाव करना पड़ेगा। इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं, इसको फॉर्म में बच्चों क्रीडा कहते हैं, है ना। अगर आपको एग्जाम में कभी केवल क्रीडा कहाँ है तो आपको यही समझना है कि ये इसी की बात हो रही है ना। तो मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप लोग इंस्टीट्यूट के नाम याद करेंगे तो उसका शॉर्ट फॉर्म भी याद करें। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा क्रीडा कहाँ है, तो आपको समझना पड़ेगा वो कहना चाह रहा है कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ये कहाँ पर है बच्चों? तो ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, कहाँ पर है? ये हैदराबाद बच्चों, हैदराबाद में है ना। बहुत बढ़िया, कहाँ पर है बच्चों? हैदराबाद में। हैदराबाद आपको पता है साउथ दक्षिण भारत में एक राज्य। ठीक, और इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि भैया अगर पूछ सकता है क्रीडा कहाँ पर है, तो ये भी क्रीडा की स्थापना कब? बच्चों क्रीडा की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी मेरे बच्चों? 1985 में। क्रीडा याद कर लेंगे इसको, अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में नोट करना चाहें तो नोट करिए। मैं स्लाइड से हट रहा हूँ, जल्दी से आप लोग करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए जी, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल इज लेस देन 750 पर एनम इज देखिए, बोल रहा है कि भैया वह क्षेत्रफल या वह एरिया
जिन क्षेत्रों में एक साल में जो बारिश होती है वो 750 mm से कम होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन है कि हम लोग जो है वो बारिश की अमाउंट के होने के आधार पर कितने प्रकार की खेती कर सकते हैं। तो हम लोग बच्चों 3 प्रकार की खेती कर सकते हैं, 3 प्रकार की जो है वो फार्मिंग कर सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग कर सकते हैं। वो कैसे बोला गया है? तो अगर कहीं पर जो बारिश है वो 750 mm या उससे कम होगी, बच्चों जहां पर बारिश 750 mm या उससे कम पर एनम का मतलब होता है प्रति साल, हर साल ना, हर साल 750 mm से अगर बारिश कम होगी तो हम लोग वहां पर जो खेती करेंगे वो करेंगे ड्राई फार्मिंग। बच्चों कौन सी खेती करेंगे? ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? शुष्क खेती। शुष्क खेती, शुष्क खेती बच्चों उसको क्या बोलेंगे? शुष्क खेती। ठीक है, अगर बच्चों बारिश 750 से 1150 mm हो रही है, बच्चों अगर बारिश 750 से 1150 mm के बीच में हो रही है तो वहां पर जो की जाती है वो की जाती है बच्चों ड्राई लैंड। ड्राई लैंड, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग, इसको आप लोग नोट करते जाइए मेरे साथ साथ, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शुष्क भूमि खेती। शुष्क, शुष्क भूमि, भूमि खेती, भूमि खेती बच्चों, ठीक है। और अगर मान के चलिए कि कहीं पर बारिश जो है बच्चों, बारिश या वर्षा जो है, रेन जो है वो 1150 mm से ज्यादा हो रही है, वहां पर हम लोग खेती करते हैं, उसको कहते हैं रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग कहते हैं बच्चों। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वर्षाधीन खेती। वर्षाधीन खेती, ठीक है, वर्षाधीन खेती, या इसका एक और नाम चलता है बच्चों, कहते हैं वर्षा आधारित खेती, है ना, वर्षाधीन या वर्षा आधारित, वर्षा आधारित, वर्षा आधारित खेती, ठीक है बच्चों। तो ये आपके सामने क्लासिफिकेशन है ना, ये क्लासिफिकेशन हमारे नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है, सारे सारे क्वेश्चन नोट्स से ही आते हैं, ठीक है। जो बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़े होंगे उसको आराम से आंसर लगा दिए होंगे। तो 750 से कम है तो ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती, 750 से 1150 mm तो ड्राई लैंड फार्मिंग, शुष्क भूमि खेती, 1150 mm से ज्यादा है तो रेन फेड फार्मिंग या फिर वर्षाधीन या वर्षा आधारित खेती। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या है कि 750 मिलीमीटर से कम, 750 मिलीमीटर से कम पर एनम बारिश हो रही तो क्या बोलेंगे? आंसर आपको दिख गया होगा बच्चों, क्या है? ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है इसका आंसर आप लोग आसानी से दे पाओगे। इसका जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चों चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे केवल और केवल बोर्ड पे ध्यान लगाएंगे, हम लोग हर क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे बच्चों, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? Which one is an example of system of farming? बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा है ना, ये क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान करेगा, ये क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान करेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको, अगर आपको इसका क्लासिफिकेशन पता होगा तो आप इसका आराम से आंसर दे पाओगे। हमारे एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जब हम लोग बिजनेस कोई चलता है तो उसके तरीके होते हैं, तो कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ टाइप होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं।
टाइप का मतलब होता है तरीके, और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी खोल लीजिए और उस पर लिखिए कौन कौन से टाइप है और कौन कौन से सिस्टम है। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। बच्चे आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और मैं जैसा लिखवा रहा हूँ आप लोग लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन आपको जो है वो अभी ऐसा नहीं कि अभी, ये जीवन पर्यंत परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में आपको अभी अगले 4 साल तक इसको ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक काम करिए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन कौन है, हिंदी में लिखेंगे खेती के प्रकार कौन कौन है, के खेती के प्रकार ध्यान दे देते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहला है बच्चों टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, पहला है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में देखने जाएंगे तो टाइम जाएगा। बच्चों हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं विविधीकृत खेती। विविधीकृत खेती। ठीक है बच्चों, दूसरा है स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड राइज्ड फार्मिंग। बच्चों स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, इसको हिंदी में कहते हैं विशेषी विशेषीकृत खेती। विशेषीकृत खेती। बच्चों ये क्या बता रहा हूं मैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ फार्मिंग। बच्चों मैं आपको क्या बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। बच्चों अगला है मिक्स्ड फार्मिंग। अगला क्या है बच्चों, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती। ठीक है बच्चों, मिश्रित खेती। और चौथा है बच्चों रेंचिंग, रेंचिंग फार्मिंग। रेंचिंग फार्मिंग, तो बच्चों ये जो है ना, ये रेंचिंग फार्मिंग को हिंदी में भी रेंचिंग खेती ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं टाइप्स। कितने हो गए, 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। ठीक है, 3 4 के आप लोग नाम लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये तो टाइप्स हो गए, फिर हम आपको बताएंगे सिस्टम ऑफ फार्मिंग कौन कौन से हैं। ठीक है, जल्दी लिखो बच्चे। क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि एग्जाम सिस्टम ऑफ फार्मिंग, तो उसका क्वेश्चन का आंसर तो आगे आएगा। ठीक है, ये टाइप्स थे। टाइप्स का मतलब होता है बच्चों खेती के प्रकार। चलिए ठीक है बच्चों, चलो इसी में अब आगे लिखो सिस्टम ऑफ फार्मिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, बाद में आपको आएगा। अगला बच्चों, अगला हेडिंग डालो सिस्टम ऑफ, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ये इसको बोलते हैं खेती के तंत्र। वो थे प्रकार, ये है तंत्र, खेती के तंत्र। ठीक है, या तंत्र या इसको प्रणाली भी कह देते हैं। सिस्टम को हिंदी में कई से हो जाते हैं। सिस्टम ऑफ फार्मिंग यानी खेती के तंत्र या खेती के प्रणाली। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला लिखेंगे बच्चों इंडिविजुअल फार्मिंग। क्या क्या है बच्चों, इंडिविजुअल फार्मिंग। फार्मिंग ठीक है,
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको हिंदी में बोलते हैं स्वयं खेती। ठीक है, स्वयं खेती। अगला क्या बच्चों? अगला है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं पूंजीवादी खेती। क्या बोलते हैं बच्चों? पूंजीवादी खेती। तीसरा लिखेंगे बच्चों स्टेट फार्मिंग। मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं आपको हिंदी में केवल बता रहा हूं, आप लोग लिख लेना। ठीक है, स्टेट फार्मिंग हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको राज्य खेती। राज्य खेती है ना, या फिर इसका एक और नाम है राज्य खेती या तो सरकारी खेती, है ना, राज्य खेती या तो सरकारी खेती। अगला है बच्चों कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग इसको बच्चों हिंदी में क्या कह देते हैं? इसको कहते हैं बच्चों कोऑपरेटिव को सहकारी खेती। सहकारी, ध्यान रखेंगे यह सरकारी है, सहकारी है, सहकारी खेती। ठीक है, सहकारी खेती। ठीक है बच्चों, और आखिरी है कॉरपोरेट फार्मिंग। हिंदी में यही नाम है कॉरपोरेट फार्मिंग या कॉरपोरेट खेती। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे बात बताओ किसमें से आंसर क्या आ जाए कि विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग। क्या ड्राई फार्मिंग है? क्या दिख रहा है आपको? नहीं। कोऑपरेटिव फार्मिंग दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। मिक्स्ड नहीं दिख रहा है और डाइवर्सिफाइड भी नहीं दिख रहा है। ये डाइवर्सिफाइड, मिक्स्ड, ये सब क्या थे? खेती के टाइप्स ऑफ फार्मिंग थे। ठीक है बच्चों, ये क्लासिफिकेशन आपके अपने नोट्स में सही लिया गया है। ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ है एज इट इज, उसमें से क्वेश्चन आ गया, है ना। चलिए बच्चों, तो जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जल्दी से इसको उतार लीजिए। जल्दी से बच्चों इसको उतार लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना, और बिल्कुल भी अपने आप को बिल्कुल भी अभी ऐसे नहीं छोड़ना है। पीएटी के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, कभी भी आ सकता है। इस बात को लेकर चिंता मत करो। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ बार बार, मैं आपका टीचर हूँ। ठीक है ना, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, वरना ऐसी बात कोई नहीं बताएगा। ठीक है, बाकी लोग ये बोलेंगे बेटा प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लो, लेकिन उससे मतलब नहीं है कुछ। ठीक है, अपना जीवन को अगर बचाना है, अपना भविष्य को अगर आबाद करना है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। और जो बच्चे अभी तक अपने आप को संभाल के रखे हैं, मेरी बात मान लो कि आप लोग जो है वो बहुत लंबी रेस से घोड़े हैं, आप लोग बहुत आगे जाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। द members have the right of ownership of land in which type of farming। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बच्चों, होता क्या है कि एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं सहकारी खेती। क्या बोलते हैं बच्चों? सहकारी खेती। ठीक है, कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है, सहकारी का मतलब ये होता है बच्चों, मान के चलो कि मैं एक किसान हूँ और मेरे साथ में एक किसान है। मेरे पास कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जो उसके पास नहीं है, उसके पास में कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो मेरे पास में नहीं है। ठीक है, हम तो दो हो गए, मान के चलो 10 हो गए। हम 10 ऐसे ऐसे हैं जिनके पास में अलग अलग प्रकार के अलग अलग मात्रा में रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेस का मतलब होता है बच्चों संसाधन, है ना। का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो कि मेरे पास ट्रैक्टर है लेकिन उसके पास नहीं है। ठीक है, किसी और के पास है, किसी और के पास नहीं है।
ठीक है। और क्या हो सकता है, मान के चलो मेरे पास ट्रैक्टर है लेकिन मेरे पास सिंचाई के साधन नहीं है, उसके पास में सिंचाई के साधन है, मेरे पास नहीं है। तो होगा क्या कि मान के चलो कि मैं ऐसा करूं, मैं काम करूं कि हम जितने भी 8 से 10 किसान हैं वो आपस में मिल करके बैठ के चर्चा करें कि भाई अब क्या करें, तुम्हारे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, हम दोनों पास में बहुत कुछ नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि अपनी जितनी भी लैंड है, जैसे मान के चलो मेरे पास 1 हेक्टेयर है, उसके पास में 2 एकड़ है, किसी के पास में 10 एकड़ है, किसी के पास में 20 एकड़ है, तो क्या करते हैं हम लोग इस भूमि को जोड़ लेते हैं, है ना, क्या करते हैं इस पूरी लैंड को जोड़ लेते हैं। इस लैंड को हम लोग जोड़ने के बाद क्या करेंगे कि हम अपने अपने रिसोर्सेज मिलाएंगे, है ना, मेरे पास ट्रैक्टर है, मैंने ट्रैक्टर मिला दिया, उसने क्या मिला दिया, उसने इरिगेशन के सोर्सेज मिला दिए, है ना, किसी और ने कुछ और मिला दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक भूमि को जोड़ लेंगे, है ना, मेरी 1 एकड़, उसकी 2 एकड़, किसी की 3 एकड़, से मिला करके हमारे पास मान के चलो कि 10 एकड़ जमीन हो गई। अब 10 एकड़ जमीन पे सभी लोग खेती करेंगे, सभी लोग मिल करके खेती करेंगे, इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब सहकारी। कोऑपरेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कोऑपरेट का मतलब होता है कि कोऑपरेशन मतलब होता है कि भैया सहकारी, मतलब एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे का साथ दे करके खेती करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अपने संसाधन मिलाएंगे, वो कुछ मिलाएगा, हम लोग मिला करके खेती करेंगे, और बाद में अब बोलोगे सर बाद में जो भी फायदा मिलेगा वो कौन रखेगा, तो इसमें फायदा जो होता है वो अनुपात में बढ़ता है, अनुपात में। मेरे पास जितनी जमीन थी, मैंने कितनी जमीन दी, प्लस मेरे कितने रिसोर्सेज दिए, प्लस मैंने कितना अपना योगदान दिया खेती में, इन तीनों को मिला करके हर किसी का रेशियो बनता है ना, क्या बनता है, हर किसी का रेशियो। मान के चलो कि 10 किसान थे, 10 किसान थे, और मान के चलो कि 100 रुपए का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 100 रुपए का, ठीक है। 10 किसान थे, 100 रुपए का फायदा हुआ, और सबने बराबर अपना इनपुट दिया, ठीक है, सबने बराबर इनपुट दिया, तो सबको कितने बढ़, 10-10 रुपए बढ़ जाएंगे, बात खत्म। तो जो पहले मैं अकेला बैठ रहा था, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रो रहा था, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अगर कोऑपरेटिव तरीके से फार्मिंग करी, सहकारी तरीके से खेती करी, तो क्या हो गया कि मेरे को फायदा हो गया, कितने का, 10 रुपए, कुछ तो फायदा हुआ, है ना। ये 10 रुपए में केवल एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन जब कुछ नहीं था उससे तो अच्छा ही है, ठीक है, तो यहाँ पर फायदा हो गया, है ना। और हम, फायदा सिर्फ मेरा ही नहीं, ऐसे 10 किसानों का फायदा हो गया, ऐसे 9 और किसानों का फायदा हो गया, के पास भी संसाधन नहीं थे। तो समझ में आ गया आपको। तो ये पूरा जो पूरी कहानी सुनाने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि बच्चों अब यहाँ पर जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है ना, कोऑपरेटिव फार्मिंग के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे का मतलब 4 टाइप होते हैं, तो आप मेरे साथ लिखते जाइए। अब यहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग में बात ये आएगी कि भैया वो एक मतलब टाइप कौन सा होगा, उसमें मालिकाना हक किसका होगा, और उस पर काम कौन करेगा, इसके आधार पर उसको 4 भागों में बांटा है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग लिखिए कि, आप लोग यहाँ पर लिखिए, चलिए लिखिए जल्दी से यहाँ पर लिखेंगे, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के प्रकार है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कितने प्रकार, मैंने बताया आपको, 1, 2, 3 और 4, 4 प्रकार होंगे। तो इन चारों प्रकार में भैया ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब क्या होता है बच्चों, ओनरशिप का मतलब होता है कि वो मालिकाना हक किसका होगा, ठीक है, मतलब किस विधि में मालिकाना हक किसका होगा, और ऑपरेशन मेथड मतलब उस पर काम कौन करेगा, ऑपरेशन मेथड, ठीक है, ऑपरेशन मेथड कौन करेगा, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है बेटर, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, क्या बोलते हैं बच्चों, बेटर फार्मिंग, एफ का मतलब फार्मिंग, ठीक है। अगला है जॉइंट,
ज्वाइंट फार्मिंग, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। बेटर फार्मिंग, ज्वाइंट फार्मिंग, टेनेंट फार्मिंग, टेनेंट फार्मिंग, और एक होता है कलेक्टिव, कलेक्टिव फार्मिंग। तो किस मेथड में किसका ओनरशिप और किसका ऑपरेशन मेथड रहेगा, उसके आधार पर हम लोगों ने बढ़ दिया। तो मान के चलिए कि बेटर है तो ओनरशिप जो रहेगा वो रहेगा इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है भाई, मालिकाना हक मेरी है तो मेरी है, ठीक है, किसी और की नहीं, मालिकाना हक मेरा ही रहेगा। लेकिन उस पर काम कौन करेगा, उस पर काम भी मैं ही कर सकूंगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा इंडिविजुअल, इधर भी इंडिविजुअल। ज्वाइंट की यदि बात करें तो मालिकाना हक जो रहेगा वो फिर से इंडिविजुअल मेरे ही रहेगी, इंडिविजुअल। लेकिन अब उस पर काम जो है वो क्या करेगा, कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब इस पे काम सभी लोग कर पाएंगे विधि में। तो विधि बदल गई, विधि बदली, कुछ बदला है तभी तो विधि बदली है। इस विधि में क्या हुआ कि जमीन मेरी, काम भी सब मैं ही करूंगा। इस विधि में ज्वाइंट में जमीन मेरी, काम सब करेंगे। टेनेंट में क्या होगा, जमीन सबकी रहेगी, जमीन सबकी रहेगी, लेकिन लेकिन क्या होगा, जमीन जो है वो सबकी रहेगी, लेकिन जो काम होगा बच्चों वो क्या होगा, इंडिविजुअल। क्या होगा बच्चों, इंडिविजुअल। मतलब कि जमीन सबकी रहेगी लेकिन काम सिर्फ मैं करूंगा, जमीन सबकी रहेगी काम सिर्फ मैं करूंगा। और आखिरी क्या दिया, जमीन सबकी, कलेक्टिव, और काम भी सब, कलेक्टिव कलेक्टिव, मतलब जमीन भी सबकी और काम भी सभी लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब आप यहाँ पर जो क्वेश्चन देख लो, द मेंबर हैव द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड इन विच फार्म। ओनरशिप जो होता है वो किसका होता है, देखो बच्चों क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखिए ओनरशिप का मतलब क्या होता है बच्चे, ज्वाइंट फार्मिंग में ओनरशिप किसका होता है, इंडिविजुअल का। आंसर क्या आ जाएगा इसका, कोऑपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें से क्वेश्चन आपको कहीं से भी देखिए, टेबल में से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसका ओनरशिप होगा, किसका ऑपरेशन मेथड होगा। ठीक है, इसमें पूछ सकता है कि भैया मेरी जमीन है लेकिन खेती कोई और करे, कौन सा टाइप हो गया, मेरी जमीन है खेती मैं ही करूं, कौन सा टाइप हो गया, सबकी जमीन है खेती मैं करूं, कौन सा टाइप हो गया, सबकी जमीन है सब खेती कर रहे हैं, कौन सा टाइप हो गया। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों बच्चों क्लियर हुआ, बच्चों क्लियर हुआ। देखिए तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं आता है। ठीक है, अगर आपने ये टेबल देखी होगी तो क्वेश्चन सिंपल पूछा है भैया, क्या पूछा है, द मेंबर हैव द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। ओनरशिप किसकी होती है, ओनरशिप ऑफ लैंड, द हैव द मेंबर हैव द राइट, मतलब खुद की ओनरशिप किसमें होती है, इंडिविजुअल किसमें होती है, ज्वाइंट में। ठीक है, बोले सर इंडिविजुअल इसमें भी है, लेकिन अगर ये पूछता है कि ऑपरेशन भी खुद ही कर रहा है तब वो होता है बेटर, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, द इंडिविजुअल पोर्शन ऑफ कॉलीफ्लावर इज, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है बच्चों। फूल गोभी का खाने योग्य भाग, अगर आपने हॉर्टिकल्चर में पढ़ा होगा तो सबको पता है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन है बच्चों, कर्ड। कर्ड का मतलब होता है बच्चों, हिंदी में भी कर्ड ही कहते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा जो कॉलीफ्लावर होता है, फूल गोभी होता है, उसका हम लोग खाने योग्य भाग कौन है, कर्ड। आप सभी को पता होगा बच्चों कैबेज का क्या है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बताएंगे कि कैबेज का मतलब हिंदी में होता है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का क्या है बच्चों, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन, कॉलीफ्लावर
फ्लावर क्या हो गया बच्चों? कर्ड। चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन है द विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हिच? फूल गोभी में विप टेल बीमारी, देखिए विप टेल ना गोभी में बहुत ही खतरनाक होने वाली बीमारी है। ठीक है, विप टेल को अगर आप लोग समझ जाओगे, वर्ड को समझ जाओगे, तो आंसर देना आपके लिए आसान होगा। हालांकि आंसर आप उसको समझ पाओगे, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा कि वो किसकी वजह से हो रहा है। बच्चों विप टेल का मतलब होता है, बच्चों विप टेल का मतलब होता है, देखो टेल का मतलब होता है पूंछ, का मतलब होता है क्या होता है बच्चों? पूंछ। ठीक है, तो अगर आपने फूल गोभी देखी होगी तो होती है बच्चों किस इस प्रकार से होती है ना। यहाँ पर क्या होते हैं? उसके पत्ते होते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होते हैं उसके? यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों? पत्ते। तो ये जो फूल गोभी है, आसपास के पत्ते हैं, यहाँ पर पत्तों को बोला गया है टेल। टेल बोला गया है, टेल मतलब फूल गोभी के पत्ते। और विप का मतलब होता है चाबुक, है ना, जो वो घोड़े को मारते हैं ना, चाबुक। वो विप का मतलब क्या होता है बच्चों? चाबुक। तो आपको पता है जो चाबुक होती है ऐसी होती है, एकदम सीधी, एकदम पतली और सीधी। तो होता क्या है बच्चों इसमें कि जो ये पत्ती है आपकी फूल गोभी की ऐसी होती है, नॉर्मल कैसी होती है? ऐसी। लेकिन होता क्या है कि इसमें क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में ये जो इसको हरा हरा जो पोर्शन है, ये हरा हरा पोर्शन जो है, ये दिख रहा है हरा हरा पोर्शन, ये हरा हरा पोर्शन जो होता है ना, ये सूखने लगता है। देखो सूखना स्टार्ट हो गया, यहीं से सूखना स्टार्ट होता है। सूखने लग जाएगा तो क्या बचेगा भैया? ये देखो व्हाइट व्हाइट बचेगा केवल, ये केवल मेन जो आपकी रिब है, और बाकी ये सहायक कुछ बचेगी। लेकिन जो हरा हरा ये पार्ट धीरे धीरे गायब होने लगेगा। देखो ये देखो धीरे धीरे गायब होने लग गया, पत्तियां मुड़ रही हैं, सिकुड़ रही हैं। ठीक है, क्योंकि हरा हरा पोर्शन गायब हो रहा है। देखो और देखो, और देखो, अब ये हमारी जो है ना, ये तीसरा कंडीशन ऐसी है कि जो विपटेल हो चुका है। देखो यहाँ पर क्या, देखो चाबुक के समान हो गई, पत्ती कैसी थी कैसी हो गई। तो ये जो टेल है यानी कि उसका जो पत्ती है वो विप जैसी हो गई। विप का मतलब क्या होता है बच्चों? चाबुक की तरह हो गई है। तो ये रोग या फिर ये विकार किसकी कमी से होता है? तो बच्चों ये याद करना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिब्डेनम। ये क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पीएटी के एग्जाम में हर 1 या 2 साल में देखने को मिल जाता है। पीएटी की या फिर किसी भी तरीके के एग्जाम दोगे तो विप्टेल नामक रोग तो आ ही जाता है। तो मॉलिब्डेनम, ठीक है बच्चों। तो पूछता है सबसे पहले तो यही पूछता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछता है कि विपटेल जो रोग होता है वो किस फसल में होता है? तो याद करना है, विपटेल पहली बात तो किस में होता है? कॉलीफ्लावर में होता है, फूल गोभी में होता है। दूसरा, किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम से। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रोग को सुधारने के लिए क्या करें। तो बच्चों इस रोग को सुधारने के लिए आप लोग जो है, आप लोगों को क्या डालना पड़ेगा? फर्टिलाइजर, है ना। फर्टिलाइजर से ही अब ये जो आपका मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम क्या है? न्यूट्रिएंट है। तो आपको डालना क्या पड़ेगा? फर्टिलाइजर, क्योंकि न्यूट्रिएंट को हम लोग फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक से ही पौधों में डालते हैं। तो भैया फर्टिलाइजर डालना है, बोले सर कौन सा फर्टिलाइजर? तो बोलते हैं भैया अमोनियम, लिखेंगे जल्दी से, एग्जाम में पूछा जाता है अमोनियम मोलिबडेट, मोलिबडेट। ठीक है बच्चों, याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अमोनियम मोलिबडेट को डालना है विपटेल नामक बीमारी को सुधारने के लिए, है ना। ये फर्टिलाइजर होता है, उर्वरक होता है। ठीक है, इसको डाल दोगे तो चूंकि इसमें क्या है? मोलिब्डेनम है, तो इससे का ये नामक बीमारी है ये सही हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए आपके सामने मैं, अच्छा ये क्वेश्चन, ये जो फोटो है ये एग्जाम का नहीं है। ठीक है, ये फोटो मैंने अलग से डाला है आपको समझने के लिए, है ना। ये समझ समझना कि सर ये तो एग्जाम में दे दी फोटो, नहीं फोटो में नहीं, एग्जाम में नहीं है, मैंने अलग से डाली है फोटो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है, फैमिली ऑफ ओनियन का परिवार, परिवार या कुल, कुल या परिवार एक ही होता है। तो प्याज का परिवार या प्याज का कुल यानी कि फैमिली ऑफ ओनियन। ठीक है बच्चों, ये तो आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, एम आर लिलियसी, एम आर लिलियसी या एम आर लिडेसी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। आपको पता है कि सोलेनेसी, सोलेनेसी में कौन कौन आ जाता है ना। बच्चे जो यहाँ पर जितने भी पढ़ते हैं उनके लिए एक मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, रिदम बताई थी, आलू टमाटर बैंगन मिर्च तंबाकू, आलू टमाटर बैंगन मिर्च तंबाकू, ये आते हैं सोलेनेसी में।
मालवेसी में कौन आ जाता है बच्चा? तो मालवेसी में जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी है, कॉटन यानी कि कपास और लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फसलें मालवेसी में आती है। कृषि फेरी में कौन आ जाएगी? कृषि फेरी में आपकी जितनी भी गोभी वर्गीय फसलें हैं, गोभी वर्गीय फसलें वो किसमें आ जाती है बच्चों? कृषि फेरी में। और एमआर लिलिसी में आ जाता है बच्चा? ओनियन, ओनियन भी आता है, ओनियन यानी कि प्याज, और गार्लिक मतलब प्याज और लहसुन। बच्चों प्याज और लहसुन हमेशा साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलने का मतलब ये नहीं कि ऐसे रोड पे साथ साथ चल रहे हैं, मतलब उनकी जो अधिकतर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एकदम एक जैसी होती है ना। उनका जो खाने योग्य भाग होगा वो भी बल्ब ही होगा दोनों का, ठीक है, दोनों एक ही परिवार में आएंगे, और भी कई प्रकार की विशेषताएं वो सेम सेम होती है। तो बच्चों पूछा है एग्जाम में क्वेश्चन, ओनियन की फैमिली क्या है? हेमालिलियेसी। यहाँ पर एक और पेच फंसता है कि देखो प्याज की जो पहले फैमिली थी वो ये नहीं थी बच्चों। प्याज और लहसुन, ऑनियन और गार्लिक की पहले फैमिली जो थी बच्चों वो ये नहीं थी। तो बोले सर पहले क्या थी? पहले थी लिलियेसी, लिलियेसी, ठीक है। लेकिन आज या फिर अब कौन सी मानी जाती है? एमआर लिलियेसी। पहली कौन थी बच्चों? लिलियेसी। अब कौन है? एमआर लिलियेसी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इसको याद कर लेना है। अगर आपको ऑप्शन में एमआर लिलियेसी ना दे तो बच्चों क्या लगाना है? लिलियेसी लगाना है, ठीक है। क्योंकि मान के चलो एग्जामिनर में हो सकता है कि नया डाटा ना पूछना चाह रहा हूँ, पुराना ही पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों आगे बढ़े क्या? प्यारे बच्चों क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों तो एक काम करते हैं, आज बच्चों आज का जो है वो हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है। आज का हम लोग यहीं रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी हमने आज क्वेश्चन बताए हैं वो आपको डिटेल में मैंने बताया, डिटेल में आपको वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, समझ में आपको डिटेल में आए होंगे। बच्चों एक बात मुझे बताइए कि क्या ये यहाँ की व्हाइट लाइट से आपका बोर्ड चमक रहा है क्या? मुझे एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे बच्चों कि क्या आपको ये व्हाइट लाइट से बोर्ड चमक रहा है, और चमक भी रहा है तो क्या उसकी वजह से कोई दिक्कत होगी क्या? वरना आज तो क्लास खत्म हो गई, कल इस पर हम लोग काम करेंगे अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जो भी मैंने आपको डिटेल में जो चीज़ें बताई हैं वो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, और घर पर जाके ऐसा नहीं कि कॉपी पटक दिया, इसको फिर से आप लोग क्लास को दोबारा देखिए, जो नोट्स आपने बनाए हैं वो रिवाइज करिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अभी तक जो क्वेश्चन है मैंने आपको अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है ना। कितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं अभी तक? 21। 21 का मतलब क्या होता है बच्चों? 21 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपके लिए 21 क्वेश्चन तो आपके बोनस थे, ये बोनस क्वेश्चन है ना। इसमें से आपको हर एक का आंसर आना चाहिए, सब हमारे नोट से ही क्वेश्चन, नोट से ही हमारे क्वेश्चन है। मैं आपको बाय प्रूफ दिखा दूंगा कि हमारे नोट से ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और अगर आपके आपको अगर आपको या तो आपके कोई परिवार के जितने भी भाई बंधु हैं उनको अगर किसी भी एग्रीकल्चर से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो हमारे संस्था सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो भोपाल में स्थित है वहां पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं, यहाँ पर समस्त प्रकार की एग्रीकल्चर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। अगर आपको बात करनी है तो हमें आपको कॉन्टेक्ट नंबर बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों, ये क्या है? कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पे आप लोग और ज़्यादा डिटेल में चर्चाएं कर सकते हैं ना। आप लोग क्वालिटी कंटेंट देख ही चुके होंगे कि हम लोग किस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। पूरे इंडिया में हमारे इंस्टीट्यूट या कोचिंग से बढ़िया आपको इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
हम यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पर टीचर है सारे के सारे क्वालिफाइड टीचर हैं, ठीक है। उनको कई साल का एक्सपीरियंस भी है, यहाँ पर 4-4, 5-5, 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर पढ़ाते हैं। तो इस बात की चिंता नहीं करना है। अगर आपका भविष्य आपको एग्रीकल्चर में बनाना है तो आप निसंदेह हमारी कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं, है ना। हम आपको जवाब देंगे और आपकी जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पूरी समझ में आई होगी और आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, लेकिन आखिरी में आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट आता है या तो इससे संबंधित, प्रीवियस क्लास से संबंधित, या कुछ और भी एग्रीकल्चर के पूरे सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, है ना, मैं तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अगर आपको इन तीनों ही सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन है आपके पास में, पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस सीरीज को आप लोग लाइक करिए, इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको भी इस बात का अंदाजा लगे कि हमारे बच्चे कितने जुड़े हुए हैं और कितना कितना अच्छे तरीके से क्लासेस को ले रहे हैं, ठीक है, कितना सीरियस ले रहे हैं अपनी पढ़ाई को, अपने एग्जाम को और अपने सपनों को। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए जोश के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।